नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप नए चैनल से क्या चाहते हो। आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो, तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर का खास शो फायदे के फंड। इस शो में हम बात करते हैं आपके जेब से जुड़ी हुई। अगर 2025 को देखें तो शेयर बाजार ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। अब म्यूचुअल फंड मार्केट कैसा है और 2026 कैसा रहने वाला है, कहाँ पे पैसा बनेगा, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखें, कौन से फंड अच्छे हैं, बहुत सारे आपके सवाल हैं, इन पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। इस शो पर हमारे साथ जुड़े हैं हर्षद चेतनवाला सर, को फाउंडर है माई वेल्थ ग्रोथ के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पर। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। 2025 तो हमने देखा शेयर मार्केट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और पैसा किसी का नहीं बना, बहुत ही नुकसान हुआ। अभी भी उतार चढ़ाव तो मार्केट में बना हुआ है। म्यूचुअल फंड को लेकर अगर सर कहें तो अभी जो बाजार के हालात हैं उसमें नए निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं या थोड़ा इंतजार करें जो नए निवेशक हैं? जी, तो पहली बात यह है ना सौरभ जी की 2025 जो है वो जी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की तुलना करें तो यानी उतना अच्छा नहीं है। जी जी लेकिन अगर हम अगर पूरा 2025 कैलेंडर ईयर देखें तो अराउंड 9.7 या 10% का रिटर्न जो है वो मार्केट ने दिया है। और ये रिटर्न उतना बुरा नहीं है जितना अगर हम ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स अक्रॉस लास्ट 10-15 साल का पकड़े तो। जी जी क्या है कि हम पिछले 5 साल से हाई रिटर्न्स देखने की जो आदत हो गई है, ठीक है, कभी कभार वो जो है वो कभी कभार डिफिकल्टी क्रिएट करती है। जी लेकिन नो डाउट मार्केट में अपॉर्चुनिटी जो है वो और है। ऑफ कोर्स पिछला साल जो है जो एंटिसिपेटेड था, जिस तरह से मार्केट बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ, जबकि पूरी दुनिया की जो मार्केट्स है वो उनमें काफी चढ़ाव देखा गया है। ये साल एटलीस्ट ये उम्मीद रखते हैं कि 2025 से बेटर हो। जैसे ही साल खत्म होने के तक अगर आपने भी बिल्कुल पढ़ा होगा और देखा होगा कि जो जी अर्निंग्स है वो थोड़ी इंप्रूव हो रही है। और ये कुछ कुछ साइंस पॉजिटिव है। और जो 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 हम बोलते हैं ना, जो जीएसटी चेंजेस के जो इम्पैक्ट है वो इमीडिएट नहीं आते, वो समय लगता है। जी तो वो सारे इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे करके आने चाहिए। राइट। तो यही उम्मीद रखते हैं कि 2026 जो है वो 25 से बेटर होगा। इन्वेस्टमेंट्स की अगर जैसे आप बात कर रहे थे, तो जी किसी को अगर निवेश करना शुरू करना है तो जो जिस तरह से कहा जाता है सौरभ जी की जितना जल्दी आप शुरू करें निवेश करना उतना बेटर होता है। तो डिले नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स का। हाँ, एक बात है कि आप क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति अपनाएंगे कि आज के समय में वो इम्पोर्टेंट है। कि हम लोग क्योंकि मार्केट बंदों का हम लोग शो करते हैं बिग बाजार फाइनल बेट, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टक हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या जो मार्केट इतना डाउन है तो वो लॉस में, काफी लोगों ने लॉस में बुक करा और बहुत से लोग अब क्या है इस गिरावट के चलते अपनी इक्विटी बेचकर अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में उधर की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, ये तरीका सही है या ऐसा करना अभी जल्दबाजी है? तो देखिए, गोल्ड और सिल्वर ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, जी ये दोनों तो ये दोनों बहुत बहुत अलग है। आज पिछले 2 साल के रिटर्न्स को अगर देखकर अगर हम गोल्ड सिल्वर को साथ में रखेंगे तो बहुत बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कि गोल्ड का जो सिग्निफिकेंस है, दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स गोल्ड और सिल्वर के बहुत अलग है। जी राइट। अगर आप बात करें गोल्ड का, तो गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जिसने सालों साल अपना वैल्यू को होल्ड करके रखा है। अनसर्टन टाइम में उस वो वैल्यू बढ़ती है। और ये एक ग्लोबल करेंसी का फॉर्म है। जी जबकि सिल्वर जो है, सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जिसका प्रीडोमिनेंटली यूजेज जो है वो इंडस्ट्री में है। राइट। और जब इंडस्ट्री की बात करें तो अगर आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल में या फिर पिछले 1 साल में खास करके जब ये एआई की सब चर्चा हो रही है, जहाँ पे नए डेटा सेंटर्स है, चिप्स है, इनकी इनकी सारी चर्चा पे जो है ये सिल्वर का सिग्निफिकेंट रनअप देखा जा रहा है। और पहले भी अगर आप देखेंगे तो पहले भी ऐसे ट्रांचेस हुए हैं जहां पे सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया कुछ सालों में, और फिर जो है सिल्वर कुछ समय तक अंडर परफॉर्म करता रहा। तो दोनों को एक साथ देखना एटलीस्ट हमारी राय में तो सही नहीं है। गोल्ड की अपनी एक सिग्निफिकेंस है आपके पोर्टफोलियो में, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से बात करें। और जी किसी को अगर एसेट एलोकेशन के हिसाब से देखना है गोल्ड को, तो 5 to 10% का एसेट एलोकेशन बना के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाए, ना कि अभी, जबकि गोल्ड प्राइसेस जो है वो ऑल टाइम पीक पे है। राइट।
सिल्वर जो है इंडस्ट्रियल यूज है, उसमें रिस्क एलिमेंट ज्यादा होता है, और बेसिकली इट इज एज गुड एज जैसे आप किसी कमोडिटी में निवेश कर रहे हो। तो दोनों में बहुत अंतर है। सिल्वर एलोकेशन यूजुअली हम सजेस्ट आज के स्टेज में भी नहीं कर रहे हैं, जबकि सिल्वर का बहुत अच्छा रिटर्न्स है। ओके। लेकिन गोल्ड जो है, हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि अराउंड 5 to 10% का एलोकेशन अगर किसी को चाहिए तो बना सकते हैं, और ग्रेजुअली बनाए तो बेटर है। जी, क्योंकि रिटर्न काफी अच्छे मिल गए 2025 में। मार्केट में तुम्हें रिटर्न मिला नहीं, क्योंकि चांदी तो बहुत ही तेज भाग गई, जी और लगातार अभी भी हम तेजी देख रहे हैं। तो ये जी। जो अगर थोड़ी सी मची हुई इसीलिए है। तो क्या लगता है कि गोल्ड ईटीएफ ज्यादा बेटर है या सिल्वर ईटीएफ, अगर बहुत आसान तरीके से इसको समझा जाए? तो जस्ट जो पहले जो मैं आंसर कर चुका हूं उसी को थोड़ा सा और मैं आगे पॉइंट लूंगा कि अ, देखिए गोल्ड, जब इन्वेस्ट करने की बात है गोल्ड में, तो नो डाउट गोल्ड ईटीएफ इज अ बेटर वे टू इन्वेस्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। अ, प्रश्न ये उठता है कि आप आज के समय में गोल्ड और सिल्वर में निवेश क्यों कर रहे हैं, जी राइट? टिपिकली जो है गोल्ड में आप निवेश करते हो, जैसे मैंने कहा एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से, आप अपने पोर्टफोलियो का 100 रुपए में से 5 या 10 रुपए आप सोना गोल्ड में रखते हो, और उसको लंबे समय के लिए रखते हैं, राइट? ठीक है। अगर हम रिटर्न्स देख के, पिछले 1 या 2 साल के रिटर्न्स देख के गोल्ड और सिल्वर के प्रति देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सही कॉल ना हो, सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना हो, राइट? जब भी आप गोल्ड को देखें तो एक एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, राइट? और अगर गोल्ड में निवेश करना है तो गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छा तरीका है। सिल्वर, जैसे मैंने कहा कि सिल्वर के अपने चैलेंजेस है, सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से, तो आज आप सिल्वर को एक कमोडिटी के हिसाब से देखें, ना कि जिस तरह से आप गोल्ड को देखते हैं। क्या तो आपके आंसर, आपके प्रश्न को आंसर देना इज लाइक गोल्ड ईटीएफ अगर एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है। जी जी। सिल्वर हमारी ज्यादातर व्यू जो है वो एज अ कमोडिटी है, तो एज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपको उसको नहीं ऐड करना चाहिए। तो आपने बहुत सही और आसान तरीके से समझाया, और लोगों की समझ में आया होगा सर। एक कॉपर की भी बड़ी चर्चा होने लगी 2026 में, देखा जा रहा है, और थोड़ा सा रेट भी बढ़े हैं कॉपर के। तो जो जी एक चलिए कॉपर ईटीएफ लाने की जो बात हो रही है, जी। इस पर क्या व्यू है, आपको क्या लग रहा है सर कॉपर को लेके? तो देखिए, मार्केट में प्रोडक्ट्स जो है ना, देखिए वो जी मौसम देख के आते हैं, राइट? ठीक है। सिल्वर ईटीएफ्स या फिर गोल्ड और सिल्वर फंड अभी पिछले 1 साल में हमको दिख रहे हैं, राइट? अगर आप 2 साल पीछे चले जाइए तो हो सकता है कि एक या दो सिल्वर ईटीएफ रहे होंगे, जी जी। ठीक है। तो जैसे सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर्स की चेंज होती है, उसके हिसाब से मार्केट के प्रोडक्ट्स बिल्कुल आएंगे, और उसमें कोई गलत नहीं है बिकॉज उसके डिमांड आ रहे हैं, राइट? लेकिन पॉइंट ये आता है कि आप उस इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू में, ओके, जैसे हम इक्विटी समझते हैं, डेट समझते हैं, गोल्ड समझते हैं, सिल्वर समझते हैं, और अभी कॉपर की बात चल रही है, तो हम उस एवेन्यू में इन्वेस्ट क्यों करें, राइट? ठीक है। अब कॉपर की बात चल रही है तो आई थिंक कॉपर के कुछ यूजेज है, जैसे बैटरीज में यूज होते हैं, और खास करके जो ईवीज और इसकी जो चर्चा चल रही है, ठीक है, उसको लेकर कॉपर का एक्सपेक्टेशन जो है एटलीस्ट फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव वो कहा जा रहा है। लेकिन जैसे जो सिल्वर की स्टोरी है वही कॉपर की है, इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से जो है ये रन अप हो रहा है। कल उठ के अगर थोड़ा भी डिमांड में चेंजेस आए या फिर सप्लाई में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसका जो इम्प्लीकेशन जो है बिल्कुल प्राइस पे आएगा, राइट? राइट। तो और बाकी जो है ऑफ कोर्स आज के समय में कोई ऐसा कोई प्रॉपर ईटीएफ है नहीं, और जब आएगा तब उसको बिल्कुल और फर्दर तरीके से एनालाइज करके देखा जाएगा। लेकिन अगर आज फॉरगेट अबाउट, चलो ईटीएफ है या नहीं है, अगर जी हमारे पास और आपके पास एक ऑप्शन है जहां पे हम कॉपर में निवेश कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि मैं कॉपर में निवेश क्यों करूं, हाँ, राइट? ये तो बड़ा सवाल है। यस यस। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कोई जी भी इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू हो, इक्विटी हो, डेट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर कॉपर हो, इसमें जी ये सवाल खुद को पूछना बहुत जरूरी है। जी। सर, एक सवाल ये भी बहुत आता है कि क्या कॉपर में जो इन्वेस्ट करने का ये सही वक्त है? क्योंकि जिस तरह से कीमतें थोड़ा बढ़ने की शुरू में बात हो रही है, तो क्या सही मौका है ऐसा? क्योंकि लोग पूछते हैं, ऐसा नहीं है मौका चूक गए, क्योंकि जो हमने गोल्ड और सिल्वर में देखा, जिस तरह से अब रेट तेज से भागे, तो बहुत से लोग अफसोस तो करते हैं कि लगा दिया होता पैसा तो आज मतलब अच्छा माल माल हो गए होते। तो जी कॉपर को लेके भी यही कि क्या ये सही मौका है अभी पैसा लगा दिया जाए? जी। तो देखिए, सौरभ जी, मैं है ना कमोडिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि मैं इन्वेस्टमेंट्स को एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच से देखता हूँ,
ठीक है। और पहली चीज है कि आज मेरे पास 100 रुपया है, ये 100 रुपया मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, राइट? जहां से मुझे अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, एक जी तो है कि मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कितना और बेटर रिटर्न्स कमा पाऊं, राइट? और दूसरा है कि अगर हमको उसको किसी गोल से अलाइन करना है तो मैं उस इन्वेस्टमेंट को किस गोल से अलाइन करूं, जी जी राइट? ठीक है। तो आज मैं समझ लीजिए गोल्ड को हो गया, तो गोल्ड को मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से अलाइन कर सकता हूँ। गोल्ड को मैं अपने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए मैं कर सकता हूँ। अगर समझो किसी किसी बच्चे को फॉरेन जाना है, पढ़ना है, तो उसके माता पिता जो है वो गोल्ड खरीद लेंगे, तो बिकॉज गोल्ड का डिप्रिसिएशन, इनफैक्ट गोल्ड यूएसडी के खिलाफ अप्रिशिएट होगा, जबकि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट होगा। तो अगर आप उस हिसाब से सोचे तो आप गोल्ड में पार करके रख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। आज अगर मैं कॉपर में निवेश करूं तो मैं किस गोल से करूं, राइट? मैं सिर्फ जी प्राइस के चढ़ाव के लिए अगर मैं करूं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो स्पेकुलेशन है, जी जी राइट? राइट। और हम जब देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स एवेन्यूज को, तो हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से देखते हैं, ना कि स्पेकुलेशन की तरफ से। जी। पर एक चीज और जानना चाहूंगा, जी क्योंकि जिस समय हमने तेज रैली देखी जी 2025 में गोल्ड और सिल्वर में, तो 2026 में दो तरीके की बातें चल रही हैं खबरों में। कुछ एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं तेजी बनेगी 2026 में, कुछ ये कह रहे हैं कि हाँ कुछ महीनों बाद एक गिरावट भी आ सकती है। अगर बहुत सारे लोग जो हैं ये वेट कर रहे हैं कि इस गोल्ड और सिल्वर में कुछ गिरावट आ जाए। आपको क्या जी। लग रहा है सर, आने वाले दिनों में या 2026 में जो रैली में 2025 में देखी वैसी अभी बढ़ने वाले हैं, या फिर कुछ लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, हम एक गिरावट भी देखेंगे गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, पिछले 2 साल में जो रनअप आपने देखा है, खास करके गोल्ड में, और एक साल में जो सिल्वर में, राइट, ऐसा रनअप जो है ना, अभी हिस्टोरिकली पीछे अगर आप जाएंगे तो हुआ नहीं है। जैसे गोल्ड का आई थिंक 72% या 77% जो इंक्रीज जो पिछले साल में है 2025 में, अगर आप देखें तो इसके पहले आई थिंक 179% जो है, वन या 136% का ग्रोथ रहा है एक साल में, वो 1979 में रहा है, जी राइट? ठीक है। तो अगर आप देखें उसके बाद जो है ना, सबसे बड़ी जो जंप है इस साल में आई है, तो आप देखिए कितना बड़ा गैप है एक प्रीवियस जंप से। ठीक है। बहुत good। ये जी ये जो है, ये ये हम आज के यहाँ पे बैठ के हम नहीं कह सकते, बिकॉज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि गोल्ड का या सिल्वर का प्राइस कहाँ जाएगा। लेकिन जी आप रैशनली सोचिए कि क्या रीजंस है जो किसी गोल्ड का प्राइस बढ़ने के लिए। तो गोल्ड के प्राइस बढ़ने के लिए पीछे जो है वो 2-3 रीजन थे। खास करके जो 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 कंट्रीज है, वो जी अपना गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे थे, तो वहां से बहुत बड़ा डिमांड आया। प्लस जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो अनसर्टेनिटी है वो, हालांकि अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। और हो सकता है कि अनसर्टेनिटी और बढ़े भी, राइट? जी तो उसी उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज जो गोल्ड के प्राइसेस है उसमें रश करने की कोई कोई जरूरत नहीं है, अगर किसी को एलोकेशन ही बनाना है तो, राइट? तो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू धीरे धीरे करके अपना गोल्ड का एलोकेशन बढ़ाए, राइट? ओके। और सिल्वर तो है, ये जैसे मैंने कहा कि ये एटलीस्ट हमारे व्यू में वो इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से चलती है। तो जिस दिन डिमांड या फिर डिमांड्स के रिलेटेड जो रिपोर्ट्स और कॉन्वर्सेशन है, अगर वो चेंज हो जाए तो हो सकता है कि प्राइजेस में भी कुछ चेंजेस आना शुरू करें। जी। तो एक बात और बहुत चलती जो चल रही इधर विदेशी निवेशकों की, मतलब बहुत तेजी से मार्केट से उन्होंने पैसा निकाला और शेयर मार्केट गिरा भी। हालांकि जो जी डोमेस्टिक इन्वेस्टर उन्होंने मार्केट को संभाला भी हुआ है। बात उसमें दो तरीके की चल रही थी, एक तो जो रुपया कमजोर हो रहा है इस जी वजह से पैसा निकालने विदेशी निवेशक की, ये बात चल रही थी। दूसरा चल रहा था कि वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हैं मार्केट के। जी तो अब जो सवाल बार बार आता है कि क्या विदेशी निवेशक कब लौटेंगे, और जब विदेशी निवेशक लौटेंगे तभी हम मार्केट को संभलता हुआ देखेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जी तो इसमें सर आपका क्या व्यू है विदेशी निवेशकों पर? जी। तो देखिए, ये दोनों पॉइंट जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है आपकी आपकी जो पर्सपेक्टिव है। और दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, जो वैल्यूएशन का, अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन में लार्ज कैप और मिड कैप में थोड़ा सा बेटर वैल्यूएशन है। स्मॉल कैप आज भी कुछ पॉकेट्स में जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है, राइट? तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा लेकिन धीरे धीरे करके वो कंफर्ट बन रहा है, जहाँ पे एटलीस्ट लार्ज कैप और मिड कैप में जो है ना वैल्यूएशन थोड़े से बेटर हो रहे हैं। और दूसरी जो आपकी जो पॉइंट है कि रुपी डेप्रिसिएशन, तो हमारी राय में सबसे बड़ा रिस्क जो है, और एक बड़ा प्राइमरी रीजन जो एफआईआई इंडिया में निवेश नहीं कर रहे हैं, वो है रुपी डेप्रिसिएशन, राइट? क्योंकि अगर आप आईएनआर टर्म्स में, अगर हमारी मार्केट ने अगर समझ लीजिए कि अराउंड 10% दिया है, अगर निफ्टी 50 की बात करें 2025 में,
और अगर रुपी जो है वो अराउंड 6% डिप्रिशिएट हुआ है, या 6 और 6.5%, तो टेक्निकली जो जो डॉलर टर्म्स में जो रिटर्न्स बना है वो अराउंड 3.5-4% बना है, जबकि बाहर के देश दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी बढ़िया रिटर्न रहा है। तो जी ये जो है ना, ये साइकिल आते जाते रहेंगे कि कुछ समय आपने देखा होगा कि अगर आप चाइना की मार्केट देखेंगे, शंघाई मार्केट देखेंगे, तो शंघाई मार्केट लास्ट 2 साल में अच्छा हुआ है, उसके अलावा चाइना मार्केट वॉज फ्लैटिश फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। तो ये सारी चीजों का ये आते रहेंगे, बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही रुपी थोड़ा स्टेबल हो जाए, और हो सकता है कि इसकी स्टेबिलिटी में इंडिया और यूएस की जो डील है वो कुछ रोल भी प्ले करे, राइट। तो आई थिंक वो एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक रिस्क है अगर हमने रुपी डेप्रिसिएशन को हैंडल नहीं किया। जी। सर, पोर्टफोलियो किस तरह से बनाएं 2026 में अगर प्रॉफिट कमाना है, और कोई फंड अगर आपको लग रहा हो कि किस में पैसा लगा सकते हो, क्या कहाँ पे बच सकते हैं, और पोर्टफोलियो में कितना ऐसा इक्विटी का रखें, कितना म्यूचुअल फंड का रखें 2026 को देखते हुए, क्या सजेशन रहेगा सर आपका? जी, तो देखिए, हम जब किसी को पोर्टफोलियो बिल्ड करने का सजेशन देते हैं तो हम इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राइट। ठीक है, तो ये साल में अगर आप देखें तो पिछले साल में भी अगर आपने देखा होगा कि लार्ज कैप्स ने बेटर किया है, ओके। ठीक। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये साल में भी जो है ना, लार्ज कैप्स थोड़ा सा बेटर करे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा जो है ना, वैल्यूएशन आज भी हमको थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, तो स्मॉल कैप्स में टेक सम मोर टाइम, बिकॉज आप देखेंगे कि पिछला साल छोड़ के उसके पहले के 2 साल में जो स्मॉल कैप्स ने रिटर्न जो दिए थे वो काफी ज्यादा थे, राइट, कंपेयर टू लार्ज कैप। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिफाइन करता है कि किस तरह से लार्ज कैप बिहेव करते हैं, किस तरह से मिड और स्मॉल कैप बिहेव करते हैं। तो जब आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो देखिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पैसा कब चाहिए, जी जी। राइट। अगर 1 साल में वो पैसा चाहिए तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप इक्विटीज में इन्वेस्ट ही ना करें, ठीक है। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो वेल, आपके पास अगर समय है और नॉलेज है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट इक्विटीज की तरफ देखें, ओके। जी नहीं तो म्यूचुअल फंड्स रूट अपनाएं, वो बहुत ही बेटर रूट है, जहाँ पे फंड मैनेजर्स अपना काम करेंगे और आप जो है अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ पे फोकस कर सकते हैं। जी। और सर, एक ये चीज बहुत आती है कि एसआईपी, और अगर इसको देखा जाए कंपेयर लमसम, तो एसआईपी ज्यादा बढ़िया है, या एक साथ निवेश कर दिया लमसम में चला जाए? तो सौरभ जी, मार्केट कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लमसम के लिए, राइट। एसआईपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक ऐसा तरीका है निवेश करने का कि आप कभी भी कर सकते हैं, राइट। तो जब मार्केट अच्छी हो बुरी हो, आप उसमें निवेश करना शुरू कर दीजिए एसआईपी के थ्रू, क्योंकि आपकी आइडिया जो है एसआईपी में, आप उसको एवरेज आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, जी राइट। ठीक है, लमसम की जब बात आती है तो लमसम के लिए आइडियल सिनेरियो वो होता है जब मार्केट एकदम करेक्ट हुआ हो या कंसोलिडेट हुआ हो। अगर वो स्टेज पे अगर आपने ऐसा लमसम कर दिया तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे सिनेरियोज जब मार्केट पिछले साल पिछले साल तो नहीं, सितंबर 24 में, जी 26 सितंबर 2024 में पीक करके फिर ऑलमोस्ट 15% नीचे आ गया था, जी। जी राइट। और फिर से वापस, तो अगर आपने उस समय में जहां पे जब 10-15% नीचे था मार्केट तब निवेश कर लिया लमसम, ठीक है, या फिर जब जब कोविड के टाइम पे जो बड़ा क्रैश हुआ था तब आपने निवेश कर लिया, लेकिन उस समय में कितने लोग निवेश करते हैं? जी। बिकॉज उस समय में है ना, साइकोलॉजिकली आप ये सोचते हो कि चलो मार्केट 10% गिरा है ना, तो और भी गिरेगा तो मैं होल्ड करते रहूं, राइट। तो क्या जिसे कहते हैं ना कि यू कैन नॉट कैच अ फॉलिंग नाइफ, जी राइट। जी। तो लमसम में वो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन एक सही समय है लमसम में निवेश करने का जब आप देखते जाए रेगुलरली कि मार्केट जो है ना प्रीवियस पीक से अराउंड 5% 7% डाउन है, फिर थोड़ा सा पैसा आप उसमें लमसम के रूप में डालें, राइट। ठीक है, जी तो आज के समय में हम तो यही सुझाव देते हैं कि आपके पास लमसम है तो अराउंड 20 to 25% आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में डालें, बाकी जो है उसको आप एसआईपी या एसटीपी रूट से निवेश करें। और इसमें एक और एडवांटेज ये होगा कि अगर यहाँ से और मार्केट कंसोलिडेट होता है तो आपके पास कुछ पैसा जो है वो बैंक में या फिर लिक्विड फंड में पार्क्ड है, उसको आप तुरंत निवेश कर सकते हैं इन द फॉलिंग मार्केट।
तो सर एक ये सवाल बहुत आता है, जो जिस तरह मार्केट गिर रहा है, गिरते बाजार में क्या एसआईपी रोक देनी चाहिए कुछ समय के लिए, जिस तरह मार्केट गिर रहा है, या फिर जारी रखनी चाहिए? गिरते हुए मार्केट में आपको इन्वेस्ट जितना है उतना करना चाहिए, मैक्सिमम। राइट। हाँ, तो एसआईपी को तो बंद मत कीजिए कभी भी। गिरती मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जो है कम एनएवी पे यूनिट्स ज्यादा मिल रहे हैं, राइट, बिकॉज एनएवी जो है वो गिरे हुए है, जी। राइट। सो आपका एंट्री पॉइंट जो है वो और लोअर एनएवी पे हो रहा है, right? जी। तो एसआईपीज जो है वो आप इन फॉलिंग मार्केट तो कभी बंद नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट फॉलिंग मार्केट में आपकी एसआईपीज कंटिन्यू रखिए, और आपके पास कुछ पैसा है जो लमसम है, वो भी आप उसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना शुरू करिए। मतलब अर्षद, सही फंड का सिलेक्शन कैसे करा जाए? मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो एक आम निवेशक है वो ये कैसे तय कर ले कि कौन सा म्यूचुअल फंड उसके लिए सही है? जी, तो देखिए क्या होता है कि आज के टाइम पर अगर देखेंगे तो आई थिंक 600 के ऊपर इक्विटी फंड्स है, राइट, और ऑलमोस्ट 1,500 के ऊपर जो है ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स होंगे, स्कीम्स होंगे यानी इंडिया में, राइट। जी। किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में चाहिए अराउंड 6 से 10 फंड्स, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फंड। तो जी। अगर आप उसको बिल्ड करने का जब शुरुआत करते हैं, राइट, तो पहली चीज है कि आप उस फंड्स को अपने रिक्वायरमेंट, आपको कब कितने समय के बाद पैसा चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है, उससे अलाइन करें। फिर जो है ना, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो आप अग्रेसिव फंड्स में निवेश ना करें, ठीक है। सौरभ जी, क्या हो गया है कि पिछले 2-3 साल में स्मॉल कैप के रिटर्न्स इतने ज्यादा थे और कुछ कुछ सेक्टोरल फंड्स के रिटर्न इतने ज्यादा थे कि जो फर्स्ट टाइम भी निवेश कर रहे हैं उनका एलोकेशन स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड्स की तरफ बहुत ज्यादा आज भी है, राइट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खाली एक ही चीज देखा है कि ये फंड, कौन से फंड है जो शॉर्ट टर्म में परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। तो कभी भी आप फंड को देखें तो उसके शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के ना देखें, उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें, 3 साल, 5 साल, 7 साल, ओके, रोलिंग रिटर्न्स क्या है। और खास करके उनको कैलेंडर ईयर में डाल के भी देखें कि कौन से फंड्स में ज्यादा कंसिस्टेंसी है, right? ठीक है, तो जब आप इसको देखते हो ना तब आपको और बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में है तो आप लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड फंड्स में निवेश करें। जी। और अगर समझ लीजिए आपकी रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तब आप जो है आप मिड कैप और उसमें ऐड कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप या और फ्लेक्सी कैप के अक्रॉस आप निवेश कीजिए। थोड़ी सी एपेटाइट बढ़ जाती है तो आप मिड कैप में डालिए। और फिर जब आपको लगता है कि आप पूरा ये जो साइकिल के थ्रू गुजर पाएंगे, जो अप एंड डाउन जो होता है, तब एलोकेशन जो है थोड़ा सा स्मॉल कैप में डालें। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में आप सीमित रखें, अराउंड 15-20% या फिर 25% मैक्सिमम, ये ऐसे टाइप के फंड में निवेश करें। जी। सर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, अभी किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा आपको लग रहा है मौका है, अगर 2026 को देखा जाए? और रिस्क कितना है इसमें, अगर देख रहे हैं? तो हमारी राय में तो एटलीस्ट लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो हो तो बेटर है एज ऑफ नाउ, ये जी। 2026 में। मिड कैप भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो में बना रहे हो तो मिड कैप का एलोकेशन को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। स्मॉल कैप के प्रति थोड़ा स्लो ही जाए तो बेटर है। अगर एसआईपी आपकी चल रही है तो उसको स्टॉप ना करें, उसको चलने दीजिए, लेकिन और अग्रेसिवली इन्वेस्ट ना करें। जी। और सर जो फंड है वो बदलना कब सही है? किस स्थिति में म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना चाहिए या फंड को बदल देना चाहिए? जी, तो देखिए जब फंड्स की बात आती है ना, तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा है सौरभ जी की जी। रेयरली ऐसा होता है जो टॉप फंड है वो हमेशा आजीवन टॉप रहते हैं। ये अपने साइकिल्स के थ्रू गुजरते रहते हैं, राइट। ठीक है, तो उनकी कंसिस्टेंसी को समझना जरूरी है। और आप अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट हम जो है हमारे एंड से हम देखते हैं कि उनको दो दो जो क्वार्टर्स है, राइट, हम 2 क्वार्टर्स देते हैं उनको चेक करने के लिए कि हाउ दे आर डूइंग, राइट। और उसके हिसाब से जो है अगर वो फिर भी अपने पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तब एक कॉल लिया जाता है कि उसमें फर्दर पैसा इन्वेस्ट करें या फिर उससे बेटर ऑल्टरनेटिव में करें। जी। सर बहुत सारे सवाल में करे, ये भी जानना चाहेंगे कि जो नए निवेशक हैं, कौन सी गलती करते हैं, उनको कौन सी गलती से बचना चाहिए, और किस तरीके से क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? जी, तो सबसे पहली बात, जब आप निवेश करना शुरू करते हैं, खास करके इक्विटीज में, तो पिछले 4-5 साल जो है ना, वो रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से आपके बेंचमार्क नहीं होने चाहिए, जी। राइट। हर 4 साल में, 5 साल में जो है ना, आपका पैसा डबल या फिर उससे ज्यादा नहीं होता।
ये हम समझना जरूरी है। ठीक है, वो अलग ओकेजन होते हैं, वो सालों में एक बार आते हैं, ना कि हर 5 साल में एक बार। ओके। दूसरी चीज है कि आप जब निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट्स में और इक्विटीज में, आप उन कंपनीज में निवेश करते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लंबे समय में या फिर कुछ समय के बाद वो ग्रो करे। जी। तो देखिए, हम कहते हैं कि यूजुअली आपने भी सुना होगा कि इक्विटीज इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक वॉचिंग अ ट्री ग्रो। बराबर है, एक पेड़ को बड़ा होते हुए देखना है। ओके, जी। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। और बिलीव मी, जो भी निवेशक जिन्होंने पिछले 10 साल 15 साल से निवेश कर रहे हैं, वो आपको किसी ना किसी समय पे आके बोलेंगे कि जिस इन्वेस्टमेंट्स पे उन्होंने पेशेंटली उसको होल्ड किया है, उन्होंने बेटर रिटर्न दिया है। तो पेशेंस जरूरी है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्वेस्ट ना करें। थोड़ा सा उसको समझ के थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन को देखें, और खास करके अच्छे और बुरे साइकिल में देखें। जब अच्छा टाइम था मार्केट में तब वो फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, जब बुरा टाइम था तब किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। राइट। तो थोड़ी सी जानकारी लेकर फिर निवेश करें, ना कि केवल कोई भी ऐप या फिर कोई भी वेबसाइट पे जाके सॉर्ट बाय परफॉर्मेंस करें और उसका जो है जो टॉप फंड दिखता है उसमें निवेश करें। प्रसाद, हमने बहुत सारे सवाल पर आपसे बात की, गोल्ड ईटीएफ हो, सिल्वर ईटीएफ हो, कॉपर की जो बातें चल रही थी, चाहे विदेशी निवेशक हो, एसआईपी या लमसम की बात हो, और फंड कब बदलना चाहिए, क्या बहुत सारी बातें तो बहुत अपने आसान तरीके से समझाए भी। पर जाते जाते कोई आपके उससे डिस्क्लेमर रहेगा? तो देखिए, ये सारी पॉइंट्स जो है, डिस्क्लेमर बहुत सिंपल डिस्क्लेमर है कि हमारा आइडिया ये है कि जो हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम एक एक व्यू और एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये पर्सनल होता है, पर्सनल फाइनेंस इसके लिए कहते हैं कि अब जी। सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबकी अलग अलग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, और सबकी अपनी अपनी रिस्क लेने की क्षमता है। तो जी। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं, और अगर आपको लगता है तो किसी एडवाइजर से आप कंसल्ट करके फिर जो है गोल्ड में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इस प्राइस में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। क्योंकि बहुत समय हमने देखा है सौरभ जी जी। कि बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिनका गोल्ड का एलोकेशन पहले से बढ़ गया है, और मैं गोल्ड एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जी। जी। राइट। ठीक है, जो अगर मेरा ज्यादा पहले से एलोकेशन है तो हो सकता है कि ये चर्चा अच्छी भी हो और ये इम्पैक्टफुल भी हो गोल्ड के प्राइसेस के लिए, लेकिन मैं और जी। गोल्ड में क्यों निवेश करूं जबकि मेरा एलोकेशन हो गया है। राइट। सही बात है। जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बिस्तक को अपना समय दिया और बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें बताई हैं, बहुत हेल्प मिलेगी निवेशकों को इससे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर।